निशु, अंशु, ये लो मिठाई खा लो। अरे वाह माँ, ये मिठाई कहाँ से आई? अरे वो सीता दीदी है ना, उनके पति ने नई मोटरसाइकिल ली है, तो वही आज दोपहर में लड्डू दे गई थी। लो ये 2 लड्डू हैं, तुम दोनों एक एक खा लो। तुझे तो लड्डू पसंद नहीं है ना अंशु, तो ला मैं ही खा लेता हूँ। पर भैया, जब तक अंशिका निशांत से कुछ कहती तब तक निशांत दोनों लड्डुओं को अपने मुंह में डाल चुका था। और फिर दोनों लड्डू खाने के बाद हाँ 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 हाँ, तू कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं भैया। ये है निशांत और अंशिका और उनकी माँ निर्मला। निशांत बड़ा था और अंशिका उसकी छोटी बहन। जब ये दोनों बहुत छोटे थे तभी इनके पिता की एक पुल के गिर जाने की वजह से मौत हो गई थी। सरकार ने मुआवजे के तौर पर निर्मला को 10 लाख रुपए दिए। वो जानती थी कि ये पैसे उसके दोनों बच्चों के काम आएंगे, इसीलिए उसने दिन रात करके मेहनत की, लोगों के घरों में काम किया और अपने दोनों बच्चों को पाला। वक्त बीता तो दोनों भाई बहन बड़े हो गए। अब निशांत कॉलेज में था और अंशिका 12वीं में। फिर एक दिन, माँ कुछ पैसे दे दो ना। अरे कहाँ से लाऊं रोज रोज इतने पैसे? अभी 3 दिन पहले ही तो तुझे 200 रुपए दिए थे ना। पर माँ वो तो खत्म हो गए। बस का किराया, कॉपी, पेन, कितने खर्चे होते हैं मेरे। अच्छा, अंशु का स्कूल तो तेरे कॉलेज से भी दूर है, पर उसके पैसे तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। सच बता निशु, तू क्या करता है पैसों का? माँ यार फिर से मत शुरू हो जाओ यार अब। निशु, हम गरीब हैं और ये सच्चाई तू जितनी जल्दी समझ लेगा उतना ही हम तीनों के लिए बेहतर है बेटा। ओफो माँ, तुम्हारा तो हर बार का नाटक है ये। जाने दो, मत दो पैसे, मैं जा रहा हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन निशांत इसी तरह से अपनी माँ से लड़ाई कर लेता था। उस दिन भी उसने अपना बैग उठाया और कॉलेज निकल गया। फिर कॉलेज में, अबे क्या हो गया? 12 क्यों बजे तेरे मुंह पे? कुछ नहीं यार, सुबह सुबह माँ ने मूड खराब कर दिया। बस 200 रुपए तो मांगे थे, कोई किडनी थोड़ी ना मांग ली थी उनकी। अबे यार तुझे सुट्टा पीना है ना, चल मैं पिला देता हूँ। थैंक यू यार, देखना क्या हालत हो गई है मेरी, एक सिगरेट पीने तक के पैसे नहीं बचे मेरे पास। यही वजह थी कि निशांत की पॉकेट मनी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। दूसरी तरफ अंशिका थी जो निशांत से बिल्कुल अलग थी। स्कूल जा रही है अंशु? हाँ माँ, एक बात बोलूं? लो ये 100 रुपए रख लो आप, मेरे पास बचे हुए हैं तो आप भैया को दे देना, हो सकता है उन्हें सच में जरूरत हो। अपनी बेटी की समझदारी देखकर निर्मला ने उसे गले से लगा लिया। वक्त बीतने के साथ निशांत और भी चालाक होता गया, जबकि अंशिका और भी समझदार। ऐसे ही कई साल बीत गए। निशांत ने अपनी माँ को बिना बताए एक लड़की से शादी कर ली। उस लड़की का नाम शीला था और शीला निशांत से भी बड़ी लालची और चालाक थी। एक दिन घर में शीला को निर्मला के सामान से एक कागज मिला। शीला ने फौरन उस कागज की फोटो खींच ली और फिर शाम को, इधर आइए, आज बताती हूँ आपको कि आपकी माँ कितनी तेज है। क्या मतलब? ये देखिए, आज मैं घर की सफाई कर रही थी तब ये कागज मुझे उनके सामान से मिला। आपको पता भी है आपके पिताजी के मरने पर माँ जी को पूरे 10 लाख रुपए मिले थे, जिसकी उन्होंने एफडी कर दी, और अब वो पूरे 20 लाख हो गए हैं। लो बताओ, और हमें लगता रहा कि हम पैदाइशी फकीर हैं। निशांत ने अपनी माँ निर्मला से जब इस बारे में बात की तो निर्मला ने मुआवजे और सड़क हादसे वाली बात दोनों भाई बहनों को बता दी। अरे माँ तुम कितनी अच्छी हो, मैं दूसरे की दुकान पर काम करता रहा और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ मुझे 20 लाख रुपए देने वाली है। 1 मिनट, तुम और बहू दोनों कान खोलकर सुन लो। इनमें से बस 10 लाख तुम्हारे हैं और बाकी के 10 लाख अंशु के। तुम कल ही अपने पैसे ले लेना मुझसे और तुम्हें जो करना है वो करना, पर बाकी के 10 लाख तो मैं अंशु को ही दूंगी। उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी में काम आएंगे वो, समझे? निर्मला की बात सुनकर निशांत की भौहें चढ़ गई, लेकिन इस वक्त वो अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता था। फिर अगले दिन निशांत की जिद पर निर्मला ने अपनी सालों पुरानी एफडी तोड़ दी और दोनों भाई बहनों में पैसे बराबर बराबर बांट दिए। पैसे मिलने के बाद अगले ही दिन काम का बहाना बनाकर निशांत घर से बाहर चला गया और फिर मायके जाने की बात कहकर शीला भी घर से चली गई। अब वो दोनों शहर के ही एक दूसरे मोहल्ले में रहने लगे। फिर एक दिन अचानक निर्मला बेहोश होकर गिर पड़ी तो अंशिका उसे लेकर अस्पताल भागी। देखिए मिस, आपकी माँ को मेजर हार्ट अटैक आया था। अच्छा हुआ जो आप उन्हें यहाँ वक्त पर लेकर आ गई, वरना कुछ भी हो सकता था। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज। अब सॉरी, आई एम सॉरी, आप रोइए मत प्लीज। अंशिका बहुत सुंदर थी। डॉक्टर संकेत को अंशिका पहली ही नजर में भा गई। उधर अंशिका ने जब निशांत को माँ के बारे में बताया तो वो अस्पताल आने में भी टाल मटोल करने लगा। अंशिका अपने भाई की चालाकी समझ गई थी, इसलिए उसने दोबारा अपने भाई को फोन नहीं लगाया। निर्मला उस अस्पताल में करीब 1 महीना एडमिट रही और उसके इलाज में अंशिका के वो सारे पैसे खर्च हो गए जो निर्मला ने उसे दिए थे। जब निर्मला को ये बात पता चली तो वो अंशिका के गले लगकर बहुत रोई और फिर, माँ पैसे खर्च हो गए तो क्या हुआ, आप ठीक हो और मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और आप फिक्र मत करो माँ, मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है अपने लिए, तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी।
डॉक्टर संकेत की सिफारिश पर अंशिका को उसी हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई थी। अंशिका को भी अब संकेत से प्यार होने लगा था और फिर एक दिन संकेत ने निर्मला से अंशिका का हाथ मांग ही लिया। संकेत बहुत बड़ा डॉक्टर था, उससे शादी करके अंशिका की जिंदगी ही बदल गई। संकेत के जोर देने पर निर्मला भी संकेत और अंशिका के साथ उसके घर में रहने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन। अंशु, क्या तुम जल्दी अस्पताल आ सकती हो? हाँ, पर हुआ क्या है? अरे कोई शराबी है, एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप रेयर है, वही तुम्हारे वाला। तो अगर तुम उसे हाँ, मैं समझ गई, मैं बस पहुंच रही हूँ। वैसे नाम क्या है उसका? उसके आधार कार्ड पर तो निशांत शर्मा लिखा है। ये नाम सुनते ही अंशु फौरन अस्पताल पहुंची। उसका शक तब यकीन में बदल गया जब उसने अपने भाई निशांत को फटे हाल अस्पताल के बेड पर पड़े देखा। अंशिका ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई और फिर निशांत के होश में आने के बाद, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर, पर तुम्हें हुआ क्या था? सर, शराब की लत ने मेरा ये हाल कर दिया। पहले मैंने पैसों के लालच में अपनी माँ और बहन को छोड़ दिया और फिर किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। पहले पैसा गया और फिर मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। सर, आप भगवान हो डॉक्टर साहब, जो मेरी जान बचा ली आपने। रुको, तुम्हारी जान बचाने का क्रेडिट मुझसे पहले इन्हें जाता है। इनसे मिलो, ये है मिसेस अंशिका, मेरी पत्नी। इन्होंने ही अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई है। निशांत ने अंशिका को देखा जो बहुत महंगी साड़ी पहनकर खड़ी थी। निशांत में कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो समझ गया था कि भगवान ने अंशिका को उसकी सादगी का तोहफा दिया है और उसे उसकी मक्कारी और चालाकी की सजा। सदियों पहले की बात है। उदयपुर शहर में एक खूबसूरत महल था जहाँ के राजा और रानी बड़े ही दयालु और निर्बल स्वभाव के थे। रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कन्या उनके घर में जन्म ले, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा हमेशा से ही एक पुत्री की चाह में था। एक रोज रात को जब राजा और रानी खाना खाकर अपने महल के किनारे बनी नदी के पास टहल रहे थे तो उन्हें उस नदी में एक टोकरी आती दिखाई दी जिसमें एक नवजात कन्या थी। उस नवजात कन्या को राजा रानी अपने साथ महल ले आए और राजा ने ऐलान किया, आज से ये कन्या हमारी पुत्री है, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। परंपरा के अनुसार घर में छोटे शिशु का भविष्य जानने के लिए कुल पुरोहित को बुलाया गया। उस कन्या को देख पुरोहित ने कहा, बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि इस कन्या के कदम आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? रानी साहिबा, जैसे जैसे ये कन्या बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ही आपके 7 लड़कों की मृत्यु भी होती जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुरोहित? एक छोटी सी कन्या के बारे में तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सिपाहियों, इस पुरोहित को महल से बाहर निकाल दो। राजा ने उस पुरोहित को महल से बाहर फेंकवा दिया और बेटी की चाह में पुरोहित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो लड़की साल भर की हुई तो उसके जन्मदिन वाले दिन ही राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को उस पुरोहित की बात याद आई। उसने तुरंत ही उस पुरोहित को बुलाने भेजा, लेकिन सेनापति एक दुखद समाचार लेकर महल में पहुंचा। महाराज, 10 दिन पहले ही उस पुरोहित की मृत्यु हो गई, लेकिन सुना है उसका भाई घनश्याम दूसरे राज्य के महल में पुरोहित है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला लाऊं। उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर हाजिर हो। घनश्याम पुरोहित सेनापति के साथ उस महल में पहुंचा। मेरे भाई की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। अब हमें इस बात का यकीन हो गया है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर आपकी इस कन्या को आग के घेरे में बड़ा किया जाए तो आपके बेटों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। पंडित के कहे अनुसार वैसा ही हुआ। उस कन्या को एक घर के अंदर रखा गया जिसके बाहर आग का घेरा बना दिया गया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब 7 लड़कों में बचे 6 लड़के भी बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े होने के कारण दुनिया से चल बसे। उन 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाल ली। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहन को उस आग के घेरे से छुटकारा दें और उसका विवाह करके उसे खुशहाल जिंदगी जीने दें। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। चलो चलो अभी अपनी बहन के पास चलते हैं और उसे ये खुशखबरी देते हैं। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे। बहन, अब वक्त आ गया है कि तुम इस 4 दीवारी से आजाद हो जाओ। तभी उनकी बहन अंजना उनसे बोली, हाँ भैया, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। आखिर कब तक मैं इस आग के घेरे में जलती रहूंगी? अंजना को बाहर निकाला गया। उसने पहली बार नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल, तितलियां देखी। वो बहुत खुश थी। तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी।
अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। भैया, इस पक्षी का नाम क्या है? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है। भैया, मुझे बगुलों के राजकुमार से ही शादी करनी है। लेकिन बहन, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? वो मैं नहीं जानती। अगर मेरी बगुलों के राजकुमार से शादी नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सभी भाई उसकी बात मान लेते हैं। 2 भाई राज्य संभालने के लिए महल में ही रुके, जबकि बाकी के 4 बगुलों के राजकुमार को ढूंढने जंगल की ओर निकल गए। लेकिन कई दिनों तक भटकने के बाद भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला। तभी उनमें से एक भाई ने कहा, भैया, हमने हर तरफ देखा, लेकिन राजकुमार हमें कहीं नहीं मिला, और अब तो हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ अब वापस महल चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भूख के कारण हमारे प्राण ही निकल जाएं। नहीं नहीं, अंजना की बात को हम नहीं टाल सकते। अब जब तक हमें बगुलों का राजकुमार नहीं मिल जाता, हम वापस नहीं जाएंगे। तभी वहाँ से एक तपस्वी गुजर रहा था, जिसे देख उन भाइयों ने उस तपस्वी से पूछा, प्रणाम महाराज, क्या आप बगुलों के राजकुमार का पता जानते हैं? हाँ, यहाँ से तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद एक ऊंची पहाड़ी पर महल है। उसी महल में बगुलों का राजकुमार रहता है। सभी भाई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सफेद महल, सफेद घर, सफेद मिठाइयां और यहाँ तक कि सबकी पोशाक भी सफेद रंग की थी। चारों भाई महल के अंदर गए और बगुलों के राजकुमार से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजकुमार जी, आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए। वो जिद पकड़कर बैठी है कि वो सिर्फ बगुलों के राजकुमार से ही शादी करेगी, नहीं तो उम्र भर कुंवारी रहेगी। मैं तुम सब भाइयों की पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हम बगुले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और मैं बगुलों का राजा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ, और इसीलिए मैं अपने महल के लिए भी एक बुद्धिमान रानी की तलाश में हूँ। और अगर तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, तो पहले उसे साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, हम आज ही उसे बुलावा भेज देते हैं, फिर आप खुद ही जांच परख कर लीजिएगा। उन भाइयों ने एक संदेश लिखकर एक बगुले के पास भिजवाया। सेनापति बगुला उस संदेश को अपनी चोंच में दबाए महल पहुंचा। जब वो संदेश अंजना ने पढ़ा तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह ही उस महल से चलने की तैयारी करने लगी। साथ ही उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, मुझे एक घोड़ा, 2 दासी और कुछ सैनिक चाहिए होंगे। मैं कल सुबह ही बगुलों के राजकुमार से मिलने निकलूंगी। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही अंजना अपने सैनिकों और दासियों के साथ सफर पर निकली। काफी देर चलने के बाद अंजना कुछ देर विश्राम के लिए रुकी और एक पेड़ की छांव में बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। तभी उनमें से एक दासी, जो कि बूढ़ी थी, उसने दूसरी दासी, जो कि उसकी बेटी दिव्या थी, उसकी तरफ देखा। सचमुच कितना अच्छा होगा अगर इस मनहूस की जगह मेरी बेटी की शादी उस राजकुमार से हो जाए। मेरी बेटी तो राजकुमारी बन जाएगी। तभी उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और उसने उन सैनिकों को लालच देकर कहा, मैं चाहती हूँ कि उस राजकुमार से मेरी बेटी दिव्या की शादी हो जाए, और अगर एक बार ये वहाँ की रानी बन गई तो फिर तुम लोगों की चांदी ही चांदी है। मैं इसके राजकुमार से कहकर तुम लोगों को 2-2 किलो सोना भेंट में दिलवा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस मनहूस अंजना को पहाड़ी से फेंकना होगा। देखो, मौका अच्छा है, वो अभी सो रही है। लालच में आकर सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सो रही राजकुमारी को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया और दिव्या दासी को राजकुमारी के लाए हुए कपड़े और गहने पहनाकर बगुलों के महल ले गए। राजकुमार जी, मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो परिणाम सबका एक ही निकलता है? काफी देर तक सोचने के बाद भी वो दासी जवाब नहीं दे पाई। तब राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारे भाई तो मुझसे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन तुम तो इतनी आसान पहेली का उत्तर भी नहीं दे पाई। सैनिकों, जल्द से जल्द इसके चारों भाइयों को मेरे सामने हाजिर होने को कहो। कुछ देर बाद वो चारों भाई वहाँ पहुँच गए। तुम चारों भाइयों ने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, लेकिन इसे तो साधारण सा गणित भी नहीं आता। लेकिन ये तो हमारी बहन नहीं है। अच्छा, डर के मारे फिर झूठ। सैनिकों, इन सबको कारावास में डाल दो, फिर इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी वहाँ अंजना आ जाती है। रुक जाइए बगुलों के राजकुमार, इन भाइयों की असली बहन मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मेरी पहेली का जवाब देकर यह साबित करो कि वो बुद्धिमान लड़की तुम ही हो। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो उनका परिणाम एक ही होता है? 1, 2 और 3। वाह, बहुत खूब।
लेकिन अगर तुम राजकुमारी अंजना हो तो फिर ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी की बेटी है। इन दोनों ने मिलकर रास्ते में मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं एक पेड़ में जाकर फंस गई और एक लकड़हारे ने मुझे बचा लिया। बगुलों के राजकुमार ने दासी दिव्या, उसकी माँ और उन सैनिकों को कारावास में बंद कर दिया और राजकुमारी अंजना के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह कर लिया।